हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन लर्नर्स। तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। आज मैं आपको सिलेबस दोबारा बता देती हूँ क्योंकि सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में फर्स्ट टर्म के सिलेबस में तीनों चैप्टर नहीं आए, 9, 12, 14, ठीक है। लेकिन अब हमें पता चला है कि सिर्फ 10 चैप्टर तक ही हमारा सिलेबस आ रहा है। फर्स्ट टर्म का सिलेबस सिर्फ 10 चैप्टर तक ही है, ठीक है। इसमें हमारा 9 जो है वो डिलीट है, 9 चैप्टर नहीं आ रहा है, बाकी 10 तक के सारे चैप्टर आ रहे हैं, यानी 1 to 4, 5 से लेके 8 तक और फिर 10, ठीक है। इतने सिलेबस आ रहा है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, ठीक है। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक प्रारंभ, राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इस काल में सिंधु तथा इसकी सहायता नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने शंखवेद, पहला वेद नामक ग्रंथ की रचना की। यानी कि इस काल में जो सिंधु नदी जो है, उसके जो नदियाँ हैं, उसके किनारे जो लोग रहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शंखवेद यानी सबसे प्रथम वेद की रचना की तथा शंखवेद को भारत की सबसे पुरानी रचना माना जाता है। जो शंखवेद ग्रंथ था उसको सबसे पुरानी रचना माना जाता है। इस काल में दक्षिण एशिया और मध्य भारत में शवों यानी मरे हुए लोगों के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, वो भी नए नए तरीक़ों से, ठीक है। अब नए नए तरीके जो है शरीर को दफनाने के सामने आए तथा जिनके महापाषाण नाम के प्रसिद्ध मशहूर पत्थरों के बड़े ढांचे मिले। यानी कि अब क्या हुआ, इस काल में जो है दक्षिण एशिया और मध्य भारत के जो शवों हैं यानी मरे हुए लोग हैं, उनको दफनाने के नए नए तरीके मिले, नए नए वो जो होते हैं ना क्रियाक्रम टाइप के, वो चीज़ें सामने आई तथा जो वो होते हैं ना पत्थरों के ढांचे, उनको क्या किया गया, महापाषाण के नाम से जाना गया, ठीक है। महापाषाण के नाम से वो मशहूर है, पाषाण है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, मरे हुए लोगों की लाशों के साथ बने उपकरण और पत्थरों को भी दफनाया जाता था। अब क्या हुआ, जो मरे हुए लोग थे उनके साथ उनके उपकरण यानी कि जो भी उनके सामान है उनसे रिलेटेड वो चीज़ें रखी जाती थी, उनके हथियार भी दफनाए जाते थे, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि बस्तियाँ अस्तित्व में आई, ठीक है। अब हमारे सामने क्या आया, भारतीय उपमहाद्वीप में से कृषि बस्तियाँ सामने आई तथा दक्कन और दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियाँ सामने आई, यानी उनके सबूत मिले। यानी कृषि बस्तियाँ सामने आई और चरवाहा बस्तियाँ सामने आई। चरवाहा का मतलब होता है जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं, कृषि का मतलब होता है जो कृषि करते हैं ना लोग, उनकी बस्तियाँ, ठीक है। अब क्या, वो लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था, ठीक है। अब कृषि वगैरह है या जो भी चरवाहा वगैरह है के लोग हैं, वो कृषि वगैरह करने के लिए लोहे का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। अब आगे हुआ, शंखवेद का मतलब होता है पहला वेद, सामवेद का मतलब पहला ग्रंथ, यजुर्वेद पहला धर्म ग्रंथ, अर्थवेद का मतलब होता है अकुटिलता तथा अहिंसा, मन का व्यापार यानी कार्य से मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ठीक है। यानी अकुटिलता और अहिंसा के मन से किसी की स्थिति प्राप्त करने वाला व्यक्ति, मैंने किसी भी कार्य को समझने वाला व्यक्ति, बिल्कुल अहिंसा की तरह, मतलब बिना किसी अहिंसा, ठीक है, हिंसा नहीं होनी चाहिए उस चीज़ में, ठीक है, उस चीज़ का वेद। तो यानी ये सब जो 4 वेद हैं, शंखवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है, इनकी रचना की गई तथा इनसे आयु का काल भी सामने आया, यानी कि इनको आयु का काल भी कहा गया, इन चारों वेदों को आयु का काल भी कहा गया, ठीक है। अब क्या आता है, कृषि।
यानी कि किसान। अब कृषि है तो किसान से ही होगी, इसीलिए कृषि किसान। अब है, इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि बस्तियाँ अस्तित्व में आई, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और दक्कन और भारत में चरवाहा बस्तियाँ सामने आई, वही भी मैंने बता दिया आपको। और लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया, ये भी अभी हमने आपको बताया। अब क्या हुआ, किसान उपज को बढ़ाने के लिए, यानी उपज भूमि को बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग करने लगे। कुएं, तालाब, नहरों के द्वारा सिंचाई करने लगे। गंगा की घाटी में धान की रोपाई के कारण उपज बढ़ा। ठीक है, अब गंगा की घाटी जो है वो वहाँ पे अपना धान की रोपाई करने लगे, इसलिए उनका उपज बढ़ा। अब क्या है, प्रियसेप और प्रियदसी। ठीक है, ये दो लोग हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रियसेप ने ब्राह्मण और खरोष्टी लिपियाँ का अर्थ निकाला। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे प्रियसेप, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मणी और खरोपी लिपियों का अर्थ निकाला। प्रियसेप ने देखा कि अधिकांश सिक्कों और अभिलेखों पर प्रियदसी यानी मनोहर मुखाती वाले राजा का नाम लिखा है। अब इन्होंने क्या देखा कि ज़्यादातर सिक्कों और अभिलेखों पर प्रियदसी, ठीक है, यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा था। कुछ पर राजा का नाम अशोक भी लिखा था। ठीक है, आगे क्या हुआ, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सार्वजनिक प्रसिद्ध राजा था। अशोक को देवताओं का प्रिय भी कहा जाता था, यानी देवाना प्रिय अशोक के नाम से इन्हें जाना जाता था। अब अशोक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, चलने का मतलब कहीं चलना नहीं था, आ जाइए फिर से पढ़ाई पे। तो आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, लोह का प्रयोग बढ़ा। शुरुआती राज्य एवं नगरों का विकास हुआ। सिक्के व ग्रंथों का विकास हुआ। बौद्ध एवं जैन धर्मों का विकास हुआ तथा वहाँ के चित्र, मूर्तियाँ, शिवावेश प्राप्त हुए। अब हम पढ़ेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदों के बारे में। ठीक है, पहला इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जनपद का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जन का जो मतलब होता है वो लोग होते हैं। जनपद का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि भूखंडों में रहते हैं, भूखंडों में वास करते हैं, जो गुफा टाइप की होती है पत्थरों के अंदर, ऐसे उन्हें भूखंड कहते हैं। अब महाजनपद क्या है, महाजनपद यानी कि जनपद जो लोग होते हैं उनमें से जो महाशक्तिशाली होते हैं, जिनके हाथ में पावर्स होती है। ठीक है, ऐसे महाजनपद। तो महाजनपद कितने थे, पूरे 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो उन 16 के नाम क्या थे, पहला था मगध, दूसरा काशी, फिर कौशल, अंग, व्रज, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सरसेन, अवनीत, शाधार, कसबोज, अश्मक, ये सभी 16 महाजनपद थे। ठीक है, अधिकांश यानी ज़्यादातर महाजनपदों में राजा का शासन होता था, परंतु गण एवं संघ के नाम से प्रसिद्ध राजाओं में कोई लोगों का समूह शासन चलता था। कुछ जगह जो था समुदायों का शासन चलता था। समूह का मतलब समुदाय भी होता है, यानी दल, गुट, झुंड, एक तरह से उनका शासन चलता था। भगवान महावीर एवं बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। ठीक है, वर्जित संघ की तरह ही कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण यानी मेंबर्स सामूहिक नियंत्रण रखते थे। ठीक है, यानी इन लोगों का इन पर नियंत्रण होता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले द्वारा घेरा जाता था। ठीक है, महाजनपद जो थे जितने भी थे उनकी एक अपनी पर्सनल राजधानी होती थी, मतलब एक राजधानी होती थी जिसे किलों द्वारा घेरा जाता था। आगे क्या हुआ
शासक किसानों, व्यापारों और शिल्पकारों से कर लिया जाता था ताकि सेना और नौकरशाही का खर्च चलाया जा सके। अब क्या हुआ, ये लोग जो थे ना, राजा लोग, ये ना किसानों से, व्यापारों से और शिल्पकार से कर लेते थे ताकि जो इनकी सेना है और नौकरशाही है उनका खर्च चल सके। अब भाई वो काम करेंगे तो भाई उनको भी तो कुछ देंगे ना ये लोग, इसलिए अब संपत्ति जुटाने के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण हमला करना व्यर्थ माना जाता था, व्यर्थ है ये, ठीक है। क्योंकि अब तुम संपत्ति जुटा रहे हो तो भाई किसी पे ऐसे हमला करके जुटाना ये तो गलत है ना, बेकार ही है, व्यर्थ है ये। अब आगे, कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना एवं नौकरशाही तैयार कर रखी थी ताकि जो है ऐसे आक्रमण वगैरह के लिए हम सेना को भेज सकें। अब जो बाकी राजा बच गए वो सहायता सेना पर निर्भर रहते थे, यानी कि जो बाकी जिनके पास सेना थी उन लोगों पर निर्भर रहते थे कि अगर कभी ऐसा हुआ, सिचुएशन आई युद्ध की, आक्रमण की, तो हम उनसे सेना ले लेंगे। जिनसे अभिप्राय यानी युद्ध के लिए किसानों को बलि का बकरा बनाया जाता था। अब ये लोग क्या करते थे, ये सोचते थे अगर हमारे ये जिनके पास सेना है उन्होंने सेना नहीं दी तो हम क्या करेंगे, जो किसान हैं उनको बलि का बकरा बनाएंगे, उनको पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती कराएंगे कि चलो अब तुम ही हमारा सहारा बनोगे, और इनको भेज देते थे, चाहे वो मरे जिए, इनको कोई मतलब नहीं होता था। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, ठीक है। जो 16 महाजनपद है उनमें से हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक मगध, आधुनिक बिहार, मगध जो है वो बिहार में स्थित है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। ये जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध के क्षेत्र में खेती की उपज काफ़ी अच्छी होती थी। मगध के जो लोग थे वो क्या करते थे, मगध में लोहे की खदानें थी, वर्तमान में झारखंड में है, यानी कि अब जो है वो झारखंड में है, जिससे औजार और बाकी चीज़ों को बनाना आसान था, ठीक है। औजार से संबंधित औजार हो गए, हथियार हो गए, एक्सेट्रा। जंगली इलाकों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना का महत्वपूर्ण अंग थे। अब सेना में जाने के लिए हाथी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ये जंगलों में जो है वो हाथी उपलब्ध थे, अच्छे, ठीक थे, हैं मतलब युद्ध के लिए। अब आगे, गंगा और सहायक नदियों से आवागमन यानी आना जाना जो होता रहता था, यानी आने जाने का रास्ता वहाँ पे था और सरल था, आना जाना भी सरल था और रास्ता बिल्कुल उन्होंने बना रखा था। हालांकि जैन और बौद्ध ग्रंथों में सफलता का श्रेय इसके शासकों की नीतियों को दिया गया है। आगे चलते हैं। तो अब क्या हुआ, शुरू में राजगृह, आधुनिक राजगीर, मगध की राजधानी थी, जिसका अर्थ था राजाओं का घर। पहाड़ों के बीच बसा राजगृह एक किलाबंद शहर था, ठीक है। जो पहाड़ों के बीच जो राजगृह था वो एक किलाबंद शहर था, ठीक है, किले से बिल्कुल ढका हुआ, ठीक है। 14वीं शताब्दी 400 ईसा पूर्व में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया, यानी पहले कौन सी थी, राजधानी थी, अब कौन सी हो गई है 14वीं शताब्दी के बाद से पाटलिपुत्र, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसके फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिल सके।